हे कोर्स रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये बेसिकली कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम है, तो देखते हैं पहले कॉन्टेस्ट कौन सा है हमारा। कॉन्टेस्ट था लीड कोड का वीकली कॉन्टेस्ट 277। इसका पहला क्वेश्चन है काउंट एलिमेंट्स विद स्ट्रिक्टली स्मॉलर एंड ग्रेटर एलिमेंट्स। एंड देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे, अप्रोच कैसे करनी है। तो आई होप विजिबल होगा ये। एंड इसका दूसरा टेस्ट केस भी ले जाते हैं। बस मुझे इतना ही पार्ट चाहिए। लेट्स इट। ठीक है, देखते हैं। देखो, आपको ना एक इंटीजर का एरे दे रखा है और आपको बताना है कि उस इंटीजर के एरे में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो स्ट्रिक्टली स्मॉल और स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। बट किससे? स्ट्रिक्टली स्मॉल और स्ट्रिक्टली ग्रेटर किससे? तो वो आपको एरे के अंदर ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले ना इसका ग्राफ बनाता हूँ। इस 11 7 2 15 जो है, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाइए एंड ग्राफ बनाने के बाद सेम, देखो 11 है, फिर आया 7, 11 से 7, 7 से 2, 2 से अचानक से 15। तो एक ग्राफ ना कुछ ऐसा बना है, 15, 11, 7, 2। यहाँ पे कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो स्ट्रिक्टली स्मॉल और ग्रेटर के बीच में बिलोंग करते हैं। जैसे कि सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर 2, सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 15। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 से बड़ा है 7 और 7 से बड़ा है 15। सेम फॉर 2 से बड़ा है 11 और 11 से बड़ा है 15। यानी कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जो स्ट्रिक्टली स्मॉलर है, मतलब इनसे स्ट्रिक्टली स्मॉलर वैल्यू भी एग्जिस्ट करते हो, ग्रेटर भी एग्जिस्ट करती ही होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 11 से छोटा 7 नहीं है, वो भी है। बट इस रेंज के अंदर ना 2 से लेकर 15 की रेंज के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन, चलो दूसरे टेस्ट केस भी ड्राई रन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो एक और सॉल्यूशन होगा -3 3 3 90। तो आप जैसा देख पा रहे हो, ये दोनों एलिमेंट 3 और 3, -3 और 90 के बीच में बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर भी दो ऐसे एलिमेंट है जो स्ट्रिक्टली स्मॉलर और ग्रेटर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 3 90। एंड ये सेम काम, यही सेम काम अगले 3 के लिए भी हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 2 हो गए। इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि अपने एरे को आप कर लो सॉर्ट। तो 2 7 11 15। तो जितना भी एरे का साइज है ना, उस एरे के साइज का -2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस एरे के साइज का -2 आपका आंसर हो जाएगा। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अब मान लो मैं सॉर्ट कर देता हूँ इस वाले एरे को 3 3 3 3। कर लो सॉर्ट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो स्ट्रिक्टली स्मॉलर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है? नहीं करता। तो सॉर्टिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी, आपको आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा। जब आइट्रेट करना ही पड़ेगा तो सॉर्टिंग क्यों कर रहा हूँ मैं सिंपल एक काम करता हूँ ना। इसका आंसर तो जीरो होने वाला है, इसका आंसर जीरो है, तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ। मैं पूरे एरे को आइट्रेट करके पता लगाता हूँ कि मेरे पास मैक्स और मेन एलिमेंट कौन से हैं। चलो देखते हैं इसको कोड कैसे करना है। कोड करने के लिए मैं नीचे आया, यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं इसको करूँगा इस तरफ। मैं इधर आता हूँ, मैं पहले निकालता हूँ मेन एलिमेंट इक्वल टू नम्स ऑफ जीरो एलिमेंट इक्वल टू नम्स ऑफ जीरो अगेन। एंड पूरे एरे को आइट्रेट करेंगे एलिमेंट कॉलन नम्स के थ्रू। जब पूरे एरे को आइट्रेट करेंगे तो दो चीज़ें फिगर आउट करेंगे हर बार। min एलिमेंट इक्वल टू मैथ डॉट min इक्वल टू एलिमेंट कॉलन min एलिमेंट। एंड यही सेम लाइन हम कॉपी कर लेते हैं किसके लिए? मैक्स एलिमेंट के लिए। कि मुझे यहाँ पर मैक्स पता लगाना है। फिर ये करने के बाद अब मुझे काउंट करना है स्ट्रिक्टली स्मॉलर स्ट्रिक्टली ग्रेटर। तो मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल रखता हूँ, जिसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा काउंट। फॉर लूप चलाएंगे इंट एलिमेंट कॉलन नम्स। एंड हर बार आपको क्या करना है, आपको कंडीशन चेक करनी है। इफ अगर ये एलिमेंट जो भी एलिमेंट है, अगर मेरे मिन एलिमेंट से बड़ा है, साथ ही साथ ये एलिमेंट मेरे मैक्स एलिमेंट से भी छोटा है, यानी कि स्ट्रिक्टली बड़ा है और स्ट्रिक्टली छोटा है, राइट। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं क्या करता हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि इतने ही एलिमेंट होंगे जो स्ट्रिक्टली स्मॉलर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगे। एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन।
तो अब क्या करो, तो सबमिट करके देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा पास हो रहा है। ठीक है जी। तो ये था सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था एंड इसलिए काफ़ी छोटी सी वीडियो बनी है। एंड अब मूव करते हैं इसके सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये लीड कोड का जो वीकली कॉन्टेस्ट था 277, उसका सेकंड क्वेश्चन है। तो एक बार देखें इसे। तो ये कॉन्टेस्ट था लीड कोड का वीकली 277, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2149 रीअरेंज एरे एलिमेंट बाय साइन। देखो प्रॉब्लम को समझते हैं एंड देन फिर इसे सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट उस तरफ रख लेता हूँ। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारी, थोड़ा सा साइड, एंड इसका इनपुट आउटपुट फॉर्मेट भी रख लेते हैं। चलो देखो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है। आपको ना एक जीरो इंडेक्स इंटीजर का एरे दे रखा है। ठीक है, नम्स ऑफ इवन लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि एरे के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो चलो ठीक है, ये तो फोर श्योर बात होगी कि इक्वली होने वाले हैं। You should rearrange the element of nums such that the modified array follow the given condition. Each consecutive pair of integer have opposite sign. For all integer with the same sign, the order in which were present in the nums is preserved. यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक बात बोल रखी है कि जो भी आप एरे पिक करने वाले हो, जो भी आप एलिमेंट पिक करने वाले हो, उन सब के अंदर ना साइन आपको सेम रखना है। ठीक है, मतलब जो ऑर्डर होगा ना, मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट एरे के अंदर प्रेजेंट है वही ऑर्डर रखना है। और साइन को अल्टरनेट रखना है, मतलब कि अगर आपने सबसे पहले पॉजिटिव रखा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं इसके अंदर अगर 3 को पिक कर लेता हूँ, तो मुझे अगला एलिमेंट वो पिक करना है जो मुझे सबसे पहला नेगेटिव मिलेगा, यानी कि -2। फिर मैंने यहाँ पे 1 को पिक करा क्योंकि पहला पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव एलिमेंट 1 था, तो अब मैं पिक करूँगा थर्ड, मतलब सेकंड, फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट जो मेरा सेकंड, जो पहला माने -2 के बाद जो भी पहला एलिमेंट आएगा ना नेगेटिव, उसको पिक करना है, यानी कि -5। फिर मैंने 2 को पिक करा एंड -4। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही सिंपल करेंगे। हम एक एरे बनाते हैं, कितने साइज़ का, इतने ही साइज़ का एरे बनाएंगे। तो 3 और 3 6, 6 साइज़ का एरे बनाया। एंड इस 6 साइज़ के एरे के अंदर ना कुछ खास नहीं करने वाला मैं 2 पॉइंटर रखने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो एक पॉइंटर रखूँगा मैं जिसका नाम होगा पॉजिटिव इंडेक्स, और एक पॉइंटर रखूँगा मैं नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, एक पॉजिटिव एलिमेंट के लिए, एक नेगेटिव एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले 3 मिला, और मैं एक आईडेक्स से लेकर यहाँ पे आइट्रेट कर रहा हूँ, मतलब एक आईडेक्स के थ्रू मैं इस पर आइट्रेट कर रहा हूँ। पहले मुझे 3 मिला, तो मैंने इस 3 को पिक करा। अब अगला पॉजिटिव एलिमेंट अगर कभी भी मुझे मिलता है तो मुझे कहाँ उसको पुट करना होगा, इस इंडेक्स से +2 पे रखेंगे आप। फिर मैं इस एलिमेंट को और आगे आइट्रेट करा देता हूँ। तो इसको आइट्रेट करा के मैं 1 पे लेकर गया, ये भी पॉजिटिव आया, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव को 1 रखा और इसको +2 करके यहाँ ले गया। अब अगेन हम पहुँचे -2 के पास। जैसे ही -2 के पास आते हैं, -2 को मैंने नेगेटिव इंडेक्स पे रखा एंड इससे +2 करके यहाँ आ गया। फिर मुझे मिलता है, जस्ट अ मिनट, फिर मुझे मिलता है -5। -5 को यहाँ पुट करेंगे और इसको मैं +2 करके यहाँ आ जाता हूँ। फिर मैं आगे की ओर गया, यानी कि आगे की ओर गया तो 2 पर आया। जैसे ही 2 पर आया, मैंने 2 को यहाँ पुट करा एंड पॉजिटिव इंडेक्स +2 होकर एरे के बाहर चला जाएगा। ठीक है, और फिर मैं आगे की ओर गया, यानी कि -4 पे। जैसे ही -4 पे आता हूँ, -4 का पुट करा और इसमें +2 करके मैं एरे के बिल्कुल लेंथ के भी बियॉन्ड चला गया। बट यहाँ पे मेरा एरे हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि मेरे सारे एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन है। तो एक बार देखें इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो VS कोड के अंदर इसे कोड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मुझे ना एक लेंथ पता लगानी पड़ेगी, इसकी लेंथ है कितनी। ठीक है जी, पहले लेंथ पता लगा लेते हैं। तो मैंने जैसे ही लेंथ पता लगाया, अब मेरा काम क्या है, लेंथ पता लगाने के बाद मुझे एक पॉजिटिव इंडेक्स रखना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 0,
और एक नेगेटिव इंडेक्स रखेंगे, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे एरे का साइज एक होगा, कम से कम दो तो होना ही पड़ेगा इसको। बिल्कुल सही, तो इसमें वन इंडेक्स पक्का एग्जिस्ट करता होगा, तो इसके अंदर वन इंडेक्स तो पक्के से एग्जिस्ट करेगा, तो नेगेटिव इंडेक्स इक्वल टू वन। अब आपको करना ही क्या है, अच्छा साथ में एक एरे भी बना लो आंसर के नाम का, न्यू इंट, ये बिल्कुल एन साइज का होगा, और लास्ट में हम आंसर कर देंगे रिटर्न। तो आप क्या करोगे, आप एलिमेंट को करोगे आइट्रेट, और यहाँ पे लगाओगे इफ़। अब जब मैं एलिमेंट को आइट्रेट कर रहा हूँ, मैं हर बार क्या देखूंगा कि अगर मेरा एलिमेंट पॉजिटिव आता है, अगर मेरा एलिमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो एक पॉजिटिव नंबर होता है, अगर मेरा एलिमेंट पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं अपने आंसर में ये जो भी पॉजिटिव इंडेक्स है यहाँ पर मैं इस एलिमेंट को पुट करूँगा, एंड अपने पॉजिटिव इंडेक्स को +2 करके आगे क्यों लेके जाएंगे, ठीक है, +2 करके। तो ऑफ कोर्स फिर मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेने चाहिए, पॉजिटिव इंडेक्स प्लस इक्वल टू 2 करेंगे हम, एंड सेम एल्स आंसर अगर मेरा एलिमेंट आता है नेगेटिव, तो जहाँ पर भी नेगेटिव इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा वहाँ पे एलिमेंट को पुट करेंगे और नेगेटिव इंडेक्स को +2 करके आगे ले जाएंगे, ऐसा करते जाएंगे, और जिस दिन मैं से बाहर निकलूँगा मेरा आंसर प्रिपेयर हो चुका होगा, और आंसर को कर देंगे हम रिटर्न। तो देखते हैं पास होता है नहीं होता। ठीक है, सैम्पल टेस्ट केस तो चल गया, एंड ये फाइनल हमारा पास भी हो गया कोड। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी इजी सी प्रॉब्लम थी, बहुत इजीली सॉल्व होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे कोडर्स, रनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग, एंड आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये है लीड कोड का 2150, फाइंड ऑल लोनली नंबर्स इन एन एरे। तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को उठाकर स्क्रीन पे लेके जाते हैं, एंड साथ में एक का टेस्ट केस भी रखते हैं। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि आपके पास ना एक एरे है, जैसे कि 10 6 5 8। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपको एक इंटीजर का एक एरे दिया गया है जिसमें नंबर x इज लोनली व्हेन इट अपीयर ओनली वंस। पहले तो वो सिर्फ एक बार आना चाहिए, एंड उसके एडजेसेंट नंबर जो होंगे ना, x+1 या x-1 नहीं होना चाहिए एरे के अंदर। ये नहीं बोला गया है कि उसके बिल्कुल अल्टरनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर x रखा है तो यहाँ पे x+1 या फिर यहाँ पे x-1 नंबर हो, ऐसा नहीं। ये x+1 x-1 कहीं पर भी हो सकता है एरे के अंदर, तो एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए। रिटर्न ऑल लोनली नंबर्स इन नम्स, यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। जैसे कि 10, पहले देखता हूँ 10 की फ्रीक्वेंसी है 1, 6 की फ्रीक्वेंसी है 1, 5 की फ्रीक्वेंसी है 1, 8 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो जस्ट अ मिनट, इसको उठाकर यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब देखो 10 के लिए 9 और 11 दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। 6 के लिए 6 के लिए 5 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, बट 7 प्रेजेंट नहीं है। ये प्रेजेंट है बट ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 के लिए 4 प्रेजेंट नहीं है, बट 6 प्रेजेंट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 के लिए देखते हैं, 8 के लिए 7 प्रेजेंट नहीं है, और अगला नंबर होगा इसका 9, दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। तो इसके अंदर सिर्फ 10 और 8 ही मेरा लोनली एलिमेंट है। अब देखते हैं उसको कोड कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल, जैसा हमने ड्राई रन करा, ड्राई रन के अंदर मैंने क्या करा है, हमने सबसे पहले पूरे एरे को आइटरेट करके हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो यहाँ पर भी मैं सेम काम करने वाला हूँ। सबसे पहले एक हैश मैप बनाएंगे, हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर। इसको नाम दिया मैंने मैप न्यू हैश मैप ऑफ। ठीक है, अब इस हैश मैप के अंदर मैं हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं गेट टू डिफॉल्ट का यूज़ कर लूँगा। नम्स मैप डॉट पुट
एलिमेंट इक्वल टू मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट एलिमेंट कॉमा 0 प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करा, हमने पूरे एरे को आइटरेट करा, और जब मैंने पूरे एरे को आइटरेट करा तो मैंने हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए गेटो डिफॉल्ट यूज़ करा। गेटो डिफॉल्ट वर्क कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। जावा के अंदर ये ऐसे वर्क करता है, अगर मुझे मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे कि हैश मैप के अंदर अभी तक हैश मैप खाली पड़ा है, कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला आया 10, तो मैंने देखा क्या हैश मैप में 10 प्रेजेंट है, बोलता है नहीं है प्रेजेंट। तो ऐसा करो मैप के अंदर 10 पुट करो। अब बोलता है क्या मैप के अंदर 10 प्रेजेंट है, ये बोलता नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है ना तो उसकी जगह पे 0 रिटर्न कर दो। 0 प्लस 1 कितना हो गया, 10 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अब अगली बार आया 20, क्या हैश मैप के अंदर 20 प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट। अच्छा मैप के अंदर 20 प्रेजेंट है क्या, इसे बोला नहीं, तो उसकी जगह पे 0 रिटर्न करो और प्लस 1। अगर नहीं है प्रेजेंट तो उसकी जगह पे ना, उसकी जगह पे डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर दो जो कि है 0। तो 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1। अगला एलिमेंट आता है मेरे पास फिर कितना, दोबारा से आया 10, क्या हैश मैप के अंदर 10 प्रेजेंट है, ये बोलेगा हाँ। उसकी जगह पे उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न करो। अब 0 रिटर्न नहीं करना क्योंकि प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न होगी 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो 10 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। तो जितनी बार एलिमेंट आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेगा। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया प्रॉब्लम। अब आपको करना ही क्या है, आपको दोबारा से पूरे एरे को आइटरेट करना है, और एरे को आइटरेट करते हुए बस आपको एक काम करते रहना है, मैप डॉट मैप डॉट गेट करो सबसे पहले एलिमेंट। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा हुई, या फिर मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी तो लोनली तो हो नहीं सकता, या फिर मैप डॉट कंटेन्स की वो जो एलिमेंट है उससे एक कम एलिमेंट उसके अंदर मिल गया, ये ट्रू आ गया, या फिर मैप डॉट कंटेन्स की एलिमेंट प्लस 1 ट्रू आ गया। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी ना तो रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ से हम, फॉल्स, कि भाई ये हमारा लोनली एलिमेंट नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इन सिनेरियो में कर देंगे कॉन्टिन्यू, कि ये मेरा लोनली एलिमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना लिस्ट चाहिए, मुझे लिस्ट रिटर्न करनी है, तो मैं लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये कॉन्टिन्यू करने के बाद अगर इस इफ से बचकर कोई बाहर आता है, अगर इस इफ से बचकर कोई बाहर आता है तो इसका मतलब वो एलिमेंट कैसा होगा, वो एलिमेंट मेरा लोनली एलिमेंट होगा। तो आंसर डॉट ऐड एलिमेंट, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे आंसर। रिटर्न, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक बार ज़रा इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक, कोड हमारा चल रहा है, ठीक है, और ये पास भी हो रहा है। तो ये थी काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये लीड कोड का थर्ड प्रॉब्लम था, कॉन्टेस्ट नंबर 277। तो वीकली कॉन्टेस्ट 277 का काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे मैक्सिमम गुड पीपल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो में कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर ये चीज़ मिसिंग है या फिर ये होना चाहिए था, या फिर वीडियो आपको पसंद भी आती है, तो एटलीस्ट कमेंट तो क्या करो, बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। तो प्लीज़ कमेंट क्या करो, कमेंट करोगे तो फिर हमें मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और सुनील शर्मा दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग, एंड आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का। ये कॉन्टेस्ट नंबर 277 का लास्ट क्वेश्चन है, 2151 मैक्सिमम गुड पीपल बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड देन फिर समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको जैसे कि एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। मुझे एक मैट्रिक्स दे रखा है, एंड मैट्रिक्स के अंदर कुछ वैल्यूज प्रेजेंट है, और ये वैल्यू का रिप्रेजेंट करती है, फिर ये देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे वैल्यूज गिवन है 2 1 2 1 2 2 2 0 2। और यहाँ पे ना ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 0 रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन आई ने पर्सन जे के रिगार्ड कुछ स्टेटमेंट दी है कि वो एक बैड पर्सन है, यानी कि जो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है बता रहा है कि पर्सन नंबर 2 ने पर्सन नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट दी है कि वो एक बैड पर्सन है। ठीक है। अब पर्सन नंबर 2 जो है पर्सन नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट सही भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है। मतलब क्या पता वो सच बोल रहा है झूठ, मैं नहीं जानता हूँ अभी। अब सेम आई वन का मतलब होता है कि पर्सन आई ने पर्सन जे के लिए स्टेटमेंट जो दी है वो गुड पर्सन है, यानी कि जैसे कि जीरो वाला पर्सन वन वाले पर्सन के लिए कह रहा है कि वन वाला पर्सन है गुड पर्सन है। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एंड टू रिप्रेजेंट नो स्टेटमेंट इज मेड बाय द पर्सन आई एंड जे, यानी कि टू का मतलब है कि कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। यूजुअली ऐसा होगा कि जब भी कोई पर्सन अपने बारे में कुछ बता रहा होगा तो वहाँ पे टू लिखेगा, यानी कि कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। अब एक बार जब हम यहाँ पे सोचते हैं कि हर पर्सन के पास कितने ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से भी समझते हैं कि क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। लेट्स टेक पर्सन टू एज अ की, एज्यूमिंग दैट पर्सन टू इज अ गुड पर्सन। मैं मान के चलता हूँ कि दो वाला जो पर्सन है ना वो सच बोलता है, मैं मान के चल रहा हूँ दो वाला पर्सन सच बोल रहा है। तो दो वाले पर्सन ने वन वाले पर्सन के लिए स्टेटमेंट दी कि बैड पर्सन है, यानी कि वो झूठ बोलता है हमेशा। ठीक है। यानी कि दो वाले पर्सन ने वन वाले पर्सन के लिए ऐसा बोला है कि वो एक बैड पर्सन है, यानी कि झूठ बोलता है हमेशा, तो यानी कि वन वाला पर्सन एक बैड पर्सन हो गया। अब वन वाला पर्सन टू वाले पर्सन वन वाला पर्सन जीरो वाले पर्सन के लिए कह रहा है कि वो गुड पर्सन है। अब क्योंकि वन हमेशा झूठ बोलता है तो यानी कि जीरो वाला पर्सन कैसा हो गया, एक बैड पर्सन हो गया। अब जीरो वाला पर्सन कह रहा है कि वन वाला पर्सन कैसा है, एक गुड पर्सन है। अब क्योंकि जीरो भी झूठ बोलता है इसका मतलब वन वाला पर्सन भी कैसा हो गया, एक गलत इंसान हो गया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जो पूरे स्टेटमेंट के अंदर सच बोलता है, यानी कि वो एक गुड पर्सन है। टू एक गुड पर्सन है और जीरो और वन एक बैड पर्सन हो गए। तो फॉलोइंग दैट टू इज अ गुड पर्सन देयर विल बी ओनली वन गुड पर्सन इन द ग्रुप। बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से मानते हैं कि जो टू वाला पर्सन है ना वो एक बैड पर्सन है। टू वाला पर्सन जो है, अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन बनकर आती है कि मान लेता हूँ मैं टू फॉलोइंग दैट पर्सन टू इज अ बैड बट टोल्ड द ट्रूथ, उसने सच बोला। तो अगर ये बैड पर्सन है और ये सच बोल रहा है, मैंने पहले क्या माना था टू वाला पर्सन जो है वो झूठ बोलता है, मैं ऐसा मान के चल रहा था। अब टू वाला पर्सन एक बैड पर्सन है और वो उसने सच बोल दिया, तो इसका मतलब जीरो पर्सन कैसा हो गया, मतलब वन वाला पर्सन कैसा हो गया, क्योंकि उसने सच बोला है तो ये हो गया एक बैड पर्सन। वन वाला पर्सन जीरो के लिए कमिटमेंट देता है तो वो भी बैड पर्सन, और जीरो वाला वन के लिए कमिटमेंट देता है तो वो भी बैड पर्सन। इस तरीके से अगर मैं एज्यूम करूँ तो मेरे पूरे स्टेटमेंट के अंदर कोई भी सही इंसान नहीं था, सबके सब बैड पर्सन थे। ओके। अब आगे चलते हैं। फॉलोइंग दैट पर्सन टू इज अ बैड एंड लाइड। अब मैं ऐसा मान के चलता हूँ पर्सन टू जो है ना वो एक बैड पर्सन है और उसने क्या बोला है, झूठ बोला है। ये एक बैड पर्सन है, इसने वन के लिए कमिटमेंट दिया है और उसने झूठ बोला है, इसका मतलब वन वाला पर्सन कैसा इंसान हो गया, एक सही इंसान हो गया। अब वन वाला पर्सन जिसके लिए कमिटमेंट देगा, जिसके लिए भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा, वो स्टेटमेंट भी सही होगी। तो उसने जीरो के लिए स्टेटमेंट दिया है, यानी कि जीरो वाला स्टेटमेंट सही था कि वन वाले पर्सन जो कह रहा है कि जीरो पर्सन एक सही इंसान है, ये स्टेटमेंट सही दी गई है। जीरो पर्सन ने वन वाले के लिए स्टेटमेंट दी कि वो भी एक सही इंसान है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दो वाला पर्सन ही बैड पर्सन है और जीरो वन एक गुड पर्सन हो गए, यानी कि मेरे पूरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर दो लोग ही सही इंसान थे। ओके। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं कि कुछ लोग सच बोल रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास टोटल दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। अब ये लोग कैसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, ए सही बोल सकता है और गलत भी बोल सकता है, तो मान के चलता हूँ कि दोनों ने झूठ बोला, दोनों के दोनों बैड पर्सन है। राइट। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए भी बैड पर्सन है, बी भी बैड पर्सन है। अब ए एक बैड पर्सन है और बी एक गुड पर्सन है। ए गुड पर्सन है, बी बैड पर्सन है, अब दोनों के दोनों गुड पर्सन है, ऐसा मान के चलता हूँ। तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन मान के चलूँ मैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखता हूँ कि मेरे पूरे इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखना चाहिए मुझे कि अब स्टेटमेंट के साथ मुझे वेरीफाई करना होगा, इस रिप्रेजेंटेशन को स्टेटमेंट से वेरीफाई करना होगा, फिर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि मेरे पूरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर कितने गुड पर्सन और कितने बैड पर्सन है। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़े तीन लोग इन्वॉल्व हैं, तो इन तीन लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, कोई और एग्जाम्पल भी हो इसका तो ये है। दो लोगों के ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है एक, ये एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं एंड इसके थ्रू इसे ट्राई रन करते हैं।
20 02 01 01। देखो 00 01 10 11। अब ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसके लिए दी गई है? ये स्टेटमेंट दी जा रही है 0th पर्सन के लिए और 1 पर्सन के लिए। 0th पर्सन जो है वो मैं बैड मान के चल रहा हूँ। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन अगर मेरी सही मानी जाती है, तो मान के चल रहा हूँ कि 0th पर्सन भी बैड है और 1 पर्सन भी बैड है, तो मेरे पूरे रिप्रेजेंटेशन में कोई भी गुड पर्सन नहीं हुआ, तो उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। इस वाले स्टेटमेंट पे आया, मैंने माना है कि 0th पर्सन बैड पर्सन है, राइट। अगर मान रहा हूँ कि ऐसा मान रहा हूँ कि 0th पर्सन बैड पर्सन है, राइट, वो झूठ बोलता है हमेशा। तो अब इस वाले को वेरीफाई करते हैं अपने स्टेटमेंट के थ्रू। तो 0th पर्सन मेरा बैड पर्सन है, यानी कि 0th पर्सन जिसके लिए भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा वो गलत स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करेगा, मुझे मानना पड़ेगा, राइट। तो 0th पर्सन ने 1 वाले के लिए स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है कि वो कैसा इंसान है, एक एक गलत इंसान है, यानी कि वो एक बैड पर्सन है। तो 0th वाला पर्सन 1 वाले के लिए जो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो एक गलत गलत पर्सन है, यानी कि बैड पर्सन है, तो ये स्टेटमेंट वो गलत दे रहा है। इसको मुझे सही मानना चाहिए, इसको मुझे सही मानना चाहिए। यानी कि अब 1 वाला पर्सन 0th के लिए स्टेटमेंट दे रहा है कि वो एक बैड पर्सन है, ये स्टेटमेंट गलत दे रहा है, यानी कि सही मानना चाहिए। तो ये कंक्लूजन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मैं 0th वाले पर्सन को बैड मान रहा था, मैं 0th वाले पर्सन को बैड मान रहा था, और ये स्टेटमेंट जो बता रही है उसके अकॉर्डिंग 0th वाला पर्सन कैसा आ रहा है, गुड पर्सन आ रहा है। तो बात कुछ सही से नहीं बैठ रही है, जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ वो बात मेरी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो इसीलिए ये अरेंजमेंट भी गलत है, ये अरेंजमेंट गलत है, ये अरेंजमेंट भी गलत है। अब आगे चलते हैं, इस वाले के थ्रू चलते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 0th पर्सन एक सही पर्सन है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा वो सही प्रोवाइड करेगा। तो 0th पर्सन ने 1 वाले के लिए स्टेटमेंट प्रोवाइड करी क्योंकि बैड पर्सन है। ठीक है, जरा देखें कि क्या ये अरेंजमेंट जो मैं अरेंजमेंट मान रहा था उस अरेंजमेंट के साथ ये बात सही लग रही है। तो 0th पर्सन 1 वाले के लिए कहता है कि वो बैड पर्सन है, और 1 वाले पर्सन को मैंने भी क्या माना है, एक बैड पर्सन ही माना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही लग रही है। अब 1 वाले पर्सन ने 0th पर्सन के लिए स्टेटमेंट दिया है कि वो एक बैड पर्सन है, क्योंकि 1 वाला पर्सन हमेशा सच बोलता है, तो 0 वाले को बैड पर्सन मान रहा है। बट मैंने क्या एज्यूम करा था, 0th वाला पर्सन कैसा है, गुड पर्सन है। तो ये मेरी अरेंजमेंट से बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि ये अरेंजमेंट भी गलत है। ठीक है, ये अरेंजमेंट भी गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट भी बस चेक करनी पड़ेगी क्योंकि उसे हमने चेक करा नहीं है। अब लास्ट वाले पे चलते हैं। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि 0th वाला पर्सन जो है ना वो सही बोलता है, वो एक गुड पर्सन है। ठीक है, 0th वाले पर्सन को गुड पर्सन माना गया है, यानी कि 0th वाला पर्सन 1 वाले के लिए स्टेटमेंट दे रहा है कि वो एक बैड पर्सन है। तो चेक करें, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, क्योंकि 1 वाले पर्सन को मेरा अरेंजमेंट कैसा मानता है, मेरा अरेंजमेंट मानता है कि 1 वाला पर्सन जो है वो एक सही इंसान है। तो बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो ये भी गलत है। चलो अब आगे चलते हैं, 0th के लिए चलते हैं। मैं 0th वाले पर्सन को कैसा मान के चल रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 0th वाला पर्सन सही बोलता है। मैं ठीक है, ऐसा मान लेते हैं 0th वाला पर्सन सही बोलता है। तो 0th वाला पर्सन 1 वाले के लिए स्टेटमेंट दे रहा है, 1 वाले के लिए स्टेटमेंट दे रहा है कि वो एक बैड पर्सन है। बात बिल्कुल ठीक है, इस बात को जरा फाइंड आउट करते हैं। तो 0th वाला पर्सन ऐसा मान के चल रहा है कि 1 वाला पर्सन एक बैड पर्सन है। तो मैं यहाँ पे आके जब इस बात को वेरीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे पता लगा कि मैंने भी 1 वाले पर्सन को बैड पर्सन माना था, और यहाँ पे भी बैड पर्सन ही कंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ तक बात बिल्कुल सही लग रही है। अब 1 वाले पर्सन ने 0 वाले के लिए क्या बोला है कि वो एक बैड पर्सन है, और ये वाली बात मेरे यहाँ पे भी सही निकल कर आ रही है कि मैं 1 वाले पर्सन को क्या मान के चल रहा हूँ, बैड पर्सन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को 0 मान रखा है। तो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, सही बोलता है मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे निकल कर आया कि ये वाली बात भी यहाँ पे सही लग रही है, यानी दोनों के दोनों यहाँ पे बैड पर्सन है। तो यहाँ पे जवाब आ रहा है 0 0। अब एक अरेंजमेंट देखते हैं। तो अभी तक हमने पता है इस वाले रिप्रेजेंटेशन में सबको सही माना था। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इस वाले रिप्रेजेंटेशन को सही मानना चाहिए। और हर बार मैं ऐसा कह रहा था कि 0th वाला पर्सन सही बोलता है, अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि 1 वाला पर्सन हमेशा सही बोलता है। तो अगेन अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जाऊँगा तो दोनों के दोनों बैड पर्सन आएंगे, तो इसमें तो आंसर मिलने से रहा। इस वाले पे चलता है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि 1 वाला पर्सन सही बोलता है, 1 वाला पर्सन सही बोलता है। तो 1 वाले पर्सन ने कंक्लूजन दिया है कि 1 वाला जो पर्सन है वो एक गुड पर्सन है। ठीक है, तो 1 वाला पर्सन 0 के लिए बोलता है वो एक बैड पर्सन है। बिल्कुल सही आ रहा है। 1 वाला पर्सन कैसा, 0 वाला पर्सन कैसा निकल कर रहा है, बैड पर्सन। और मैंने भी उसको क्या माना हुआ है, बैड पर्सन ही माना हुआ है। यानी कि ये वाली जो अरेंजमेंट है अभी तक तो सही लग रही है।
और जीरोथ वाले पर्सन ने वन के लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि वो कैसा पर्सन है, एक बैड पर्सन। ये अरेंजमेंट गलत हो गई क्योंकि मैं वन वाले पर्सन को गुड एज्यूम कर रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वन वाले पर्सन को मैं जीरो वन वाले पर्सन को मान के चल रहा हूँ कि वो एक बैड पर्सन है, बट वो सच बोलता है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि वन वाला पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, बट वो हमेशा सच बोलता है। तो वन वाले ने जीरो के लिए स्टेटमेंट दिया है कि वो एक बैड पर्सन है। और जब मैं यहाँ पे आके इस चीज़ को वेरीफाई करता हूँ तो पता लगा कि ये कैसा निकल कर आ रहा है, ये वाली चीज़ यहाँ पर गलत निकल कर आ रही है। क्योंकि मेरे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वन वाला जो पर्सन है वो एक गुड पर्सन होना चाहिए, और अरेंजमेंट क्या बोलता है कि वो एक बैड पर्सन है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट करके बात है, तो ये अरेंजमेंट भी सही नहीं आई। ओके, एंड ठीक है, ये अरेंजमेंट भी गलत है। और इस वाले अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तो दोनों के दोनों हमेशा कैसे निकल जाते हैं, सही पर्सन, जो कि वैसे ही गलत हो गया। क्योंकि अगर मैं मान के चलता हूँ वन इज़ अ गुड पर्सन, अगर मान के चलता हूँ कि वन इज़ अ गुड पर्सन, तो वन वाला पर्सन जीरो के लिए जो कमिटमेंट देगा कि वो एक बैड पर्सन है, ये स्टेटमेंट यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो आई थिंक ये वाली चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है, इधर आके हमें काम करना चाहिए था। इस वाली अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैं मान के चलता हूँ कि जीरो पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, बट ये स्टेटमेंट सही प्रोवाइड करेगा। इस वाले अरेंजमेंट को दोबारा चेक कर रहा हूँ, ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट दोबारा चेक कर रहा हूँ। जीरो पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, बट ये सच बोलता है। तो जीरो पर्सन का बैड पर्सन है, तो इसने सच बोला है। तो ये वन वाले के लिए जो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो एक बैड पर्सन है, यानी कि ये सच बोल रहा है, यानी कि जीरो पर्सन है तो बैड पर्सन, बट उसने वन वाले के लिए जो स्टेटमेंट दी वो सही स्टेटमेंट दी है। तो जब मैं वन वाले पे जाके चेक करता हूँ तो वहाँ पे फिगर आउट हुआ कि वन वाला जो पर्सन है वो कैसा निकल कर आया है, वो एक बैड पर्सन आना चाहिए था। और मेरे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आ रहा है, वो एक गुड पर्सन निकल रहा है, जो कि गलत बात है। यही चीज़ हम इससे कंफर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है जीरो पर्सन है गुड पर्सन, यानी कि पता है किस अरेंजमेंट की बात कर रहा है, इस वाले अरेंजमेंट की बात कर रहा है। तो मैंने क्या माना है, जीरो पर्सन इज़ अ गुड पर्सन। ठीक है, तो जीरो पर्सन वन वाले के लिए स्टेटमेंट दे रहा है कि वन वाला पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, जो कि सही बात लग रही है। कि स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि वन वाला जो पर्सन है वो कैसा पर्सन है, एक बैड पर्सन है। और मैंने जब यहाँ पे अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करा तो ये अरेंजमेंट भी सही निकल कर आ रही है कि वन पर्सन इज़ अ बैड पर्सन। और वन वाला पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है जीरो के लिए, ये बैड पर्सन है, यानी कि झूठ बोलता है। क्योंकि वन इज़ अ बैड पर्सन, तो जिसके लिए जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा वो गलत स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि वो जीरो के लिए जो स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो गलत स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। वो बैड पर्सन है, वो एक गुड पर्सन है। और मैंने भी क्या माना था, जीरो को एक गुड पर्सन माना था। और मेरी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी आंसर क्या निकल कर आता है, जीरो पर्सन इज अ गुड पर्सन। तो ये अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आंसर आता है कि मेरे पूरे रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही गुड पर्सन है। अब अगला केस देखते हैं। अगर मैं मान के चलूँ कि जीरो पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, यानी कि वो पता है इस अरेंजमेंट की बात कर रहा है। अगर मान के चलूँ जीरो पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, जीरो पर्सन को बैड मान के चलता हूँ, और ऐसा मान के चलता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। जीरो पर्सन एक बैड पर्सन है और वो झूठ बोलता है। तो जीरो पर्सन वन वाले के लिए जो अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगा, ये वाली अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो जीरो पर्सन वन वाले के लिए जो अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगा कि वन वाला पर्सन जो है वो एक बैड पर्सन है, ऐसा कहता है कि वन वाला पर्सन इज़ अ बैड पर्सन। क्योंकि ये एक बैड पर्सन है तो ये जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा वो भी वो झूठी प्रोवाइड करेगा। तो वन वाले को क्या एज्यूम करना चाहिए मुझे, गलत नहीं एज्यूम करना चाहिए, मुझे एज्यूम करना चाहिए सही, राइट। तो वन वाले को मुझे सही एज्यूम करना चाहिए। एंड अब वन वाला जो जीरो वाले के लिए स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि वो गलत पर्सन है, ये वाली बात बिल्कुल सही निकल कर आती है। तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी वन वाला एक सही पर्सन निकल कर आता है, और हमारी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी वन वाला पर्सन ही सही निकल कर आ रहा है। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, इससे हमें कोड में एक चीज़ समझ में आई कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि हर एक पर्सन के पास दो ऑप्शन है, या तो सही हो सकता है तो गलत हो सकता है। तो मतलब मुझे कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। अब उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी मुझे हर एक पर्सन को पिक करना है और हर एक पर्सन से पूछना है कि यार क्या तू सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मतलब मैं पहले वाले पर्सन को पिक करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मेरी इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो अरेंजमेंट मुझे दे रखा है, अगर इस अरेंजमेंट में मानता हूँ कि जीरो वाला पर्सन सही बोलता है, तो मान के चलता हूँ कि जीरो वाला पर्सन सही बोलता है, तब क्या सिनेरियो बनेगा, तब क्या आंसर आएगा। अगर मान के चलूँ कि वन वाला पर्सन सही बोलता है, तब क्या सिनेरियो आएगा। मतलब ऐसा क्यों करा, ये देखो। अगर मान लो मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता, 0 1 0 1 1 0, मैं ऐसा बोलता 0 1 2 3 4 5, मैं ऐसा बोलता हूँ
कि वन वाला पर्सन सही बोलता है, यानी कि वन वाला पर्सन इज अ बैड पर्सन, बट ये जवाब हमेशा सही देता है। अगर मैं ये एज्यूम करूं तो कितने गुड पर्सन निकल कर आते हैं। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि टू वाला पर्सन, टू वाला पर्सन जो है वो गुड पर्सन है और जवाब भी सही देता है, मतलब मैं हर एक पर्सन को पिक करूंगा और हर एक पर्सन को पिक करने के बाद क्या बोलूंगा कि यार ये हमेशा सच बोलता है, मान के चलो तो क्या होगा। इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखो मेरी सारी अरेंजमेंट आ गई। इन दो अरेंजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, 0 1 1 0। तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जीरो पर्सन इज अ बैड पर्सन, बट हमेशा ये सच बोलेगा। अगर ये मान के चलूँ तो क्या आंसर आएगा। फिर अगली अरेंजमेंट देखो, जीरो पर्सन इज अ गुड पर्सन, बट ये हमेशा सच बोलता है। अगर ये मान के चलूँ तो क्या आंसर आएगा। जीरो पर्सन इज अ, जीरो पर्सन, एक और स्टेटमेंट हमने रखी है, एक और अरेंजमेंट रखी है लास्ट वाली, जीरो पर्सन इज अ गुड पर्सन और ये हमेशा सच बोलता है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो मैंने पता जीरो की हर एक पॉसिबिलिटी देख ली हो। जीरो की एक और पॉसिबिलिटी है, जीरो पर्सन इज़ अ बैड पर्सन और हमेशा सच बोलता है, तो इन दोनों में सारे कवर हो जाते हैं। ये जो हमारे बीच के दो हैं, इन दोनों के अंदर ही हमारे सारे अरेंजमेंट कवर हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए, मुझे सारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रखने पड़ेंगे, फिर हर एक पर्सन को पिक करना होगा और हर एक पर्सन को पिक करके बोलूँगा यार ये वाला पर्सन जो है ना वो स्टेटमेंट सही प्रोवाइड कर रहा है। फिर मैं उसको अपने स्टेटमेंट में जाके वेरीफाई करूँगा क्या वो उस स्टेटमेंट के अंदर भी बात मैच करती है। अगर हाँ वहाँ पे भी मैच कर रही है और जो रिप्रेजेंटेशन मैंने मानी थी वहाँ पर भी बात मैच कर रही है, तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई है। समझने के लिए एक बार लास्ट टाइम इसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। 0 1 1 0 1 1 1 0, 0 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि वन वाला जो पर्सन है इज़ अ बैड पर्सन, बट ये हर किसी के लिए जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा वो सही स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। तो मान लेते हैं वन वाला पर्सन टू वाले के लिए ऐसा कहता है कि टू वाला पर्सन जो है वो एक गुड पर्सन है, और मैं मान के चल रहा हूँ टू वाला पर्सन कैसा है, एक गुड पर्सन है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानी जाएगी क्योंकि मैं मान रहा था कि वन वाला पर्सन हमेशा सच बोलता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके मुझे आगे चलना है। और फिर मैं एक अरेंजमेंट ये भी मान के चलूंगा। अब मान लो टू वाला पर्सन आगे कमिटमेंट देता है कि वन वाला पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, क्योंकि वन वाले को मैं मान रहा था कि वन वाला पर्सन सही जवाब देगा। तो वन वाले के अकॉर्डिंग टू वाला पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, तो वन वाले ने जो स्टेटमेंट जीरो के लिए प्रोवाइड करी है वो स्टेटमेंट भी सही प्रोवाइड करी होगी, तो टू इज़ अ बैड पर्सन, बट वो बोलता सच है। इसको कोड कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। तो कोड के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे सारे के सारे पॉसिबल बाइनरी अरेंजमेंट निकालने पड़ेंगे। तो मेरे पास कितने बाइनरी अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने बाइनरी अरेंजमेंट हो सकते हैं उसके लिए पहले n निकाल लेते हैं। n हो जाएगा स्टेटमेंट्स डॉट लेंथ, और बाइनरी अरेंजमेंट हो जाएगा वन लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट n, बेसिकली 2 रेज टू पावर n हो जाएगा। तो जो हम लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ना, जितने से भी लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, इससे होता क्या है, ये बाइनरी का छोटा सा लॉजिक है। अगर आप किसी को वन लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के करते हो तो ये बन जाता है 2 रेज टू पावर k। तो अगर आपको कभी भी 2 रेज टू पावर k निकालना हो तो उसके लिए मैथ डॉट पावर यूज़ करने से बेटर होता है कि उसमें बाइनरी का वन लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के कर दो। ये काफ़ी फास्ट चलेगा, मतलब 2 रेज टू पावर k निकालना और मैथ डॉट पावर के अकॉर्डिंग या C++ में भी मैथ डॉट पावर के या पावर के अकॉर्डिंग 2 रेज टू पावर k निकालने में ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत तेज़ एग्जीक्यूट करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस फंक्शन। ओके, ये लॉगिन में काम करता है, ये पावर वाला जो फंक्शन है लॉगिन में ऑलमोस्ट वर्क करता है। ये बाइनरी वाला वर्सन ये उससे रिस्पेक्टिवली तेज़ काम करता है। आगे चलेंगे। फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टेटमेंट्स। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। अरेंजमेंट इक्वल टू 0 और अरेंजमेंट लेस देन बाइनरी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट प्लस प्लस। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं,
ये जो अरेंजमेंट मैंने पिक करी है, एक एक करके हर एक अरेंजमेंट को वेरीफाई करूँगा मैं। इफ़, तो वेरीफाई करने के लिए एक सिंपल सा काउंट वेरीफाई अरेंजमेंट, उसके अंदर मुझे प्रोवाइड करना होगा स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, और मैं कौन सी अरेंजमेंट को सच मान रहा हूँ, ये अरेंजमेंट सही है, वो अरेंजमेंट आगे भेज दो। फिर यहाँ से जो काउंट आएगा उस काउंट के अंदर मुझे अपना आंसर मैक्सिमाइज करना है, तो आंसर को 0 मानता हूँ। आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट, जो भी आंसर मैक्स आएगा तो यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न। वेरीफाई अरेंजमेंट को अब कोड करते हैं, दैट इज प्राइवेट एंड स्टेटमेंट्स अरेंजमेंट, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा -1, काउंट इक्वल टू 0। अब देखो वेरीफाई अरेंजमेंट के ऊपर कैसे वर्क करना है। ये जो फंक्शन है ना, क्या कर रहा है, ये बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 0 बनाएगा, फिर 1 बनाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब 0 की बाइनरी प्रेजेंटेशन होती है 0 0 0, 1 की होती है 0 0 1, 2 की होती है 0 1 0, 3 का होता है 0 1 1, 4 का हो जाता है 0 1 0, 5 का हो जाता है 1 0 1। ऐसे करके बहुत सारे बाइनरी प्रेजेंटेशन बनेंगे। तो मुझे इन बाइनरी प्रेजेंटेशन को एक्सेस करना है। इसका क्या तरीका हो सकता है बाइनरी प्रेजेंटेशन को एक्सेस करने का, ये देखते हैं एक बार। देखो बाइनरी प्रेजेंटेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना चाहिए, कितने लोग हैं मेरे पास लोग हैं आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन एक एन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हो जाएगा स्टेटमेंट्स डॉट लेंथ, एन तक जाएंगे आई प्लस प्लस। अब ना इस वाले लॉजिक को समझते हैं कि अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। तो इसको समझने के लिए मैं, पता है इसको किस नज़र से देखता हूँ, एक बार ये वाली चीज़ समझ में आ गई तो बहुत क्लियर रहेगा इसको कोड करना। तो इस चीज़ को समझते हैं पहले आगे जाकर। तो ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं एक बाइनरी का बूलियन का एरे मानूँ, एक मेरा बूलियन का एरे है, इमेजिन करते हैं 0 1 2 डॉट 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 31, ये बूलियन का एरे, इसको लिखा कैसे करेंगे हम, बूलियन ARR इक्वल टू न्यू बूलियन 32 साइज। इस बूलियन के एरे के अंदर, और मैं एक इंटीजर का अगर एरे बनाता हूँ ना, इंट ARR इक्वल टू 0, तो ये भी पता है एक बूलियन का एरे ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है, इसके बिट्स कुछ ऐसे वर्क करेंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 1। बूलियन के एरे के अंदर हर एक इंडेक्स पे दो चीज़ें रखी होती है, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, या तो ट्रू रखा होगा तो फॉल्स रखा होगा। पर बिट्स का जो एरे होता है ना, उसमें हर एक इंडेक्स पे दो चीज़ें रखी होती है, या तो 0 या तो 1। यानी हर एक बिट या तो 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है या तो 0 होगा या तो वो 1 होगा, राइट। 0 रिप्रेजेंट फॉल्स, 1 रिप्रेजेंट ट्रू। यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी वहाँ पे या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। ट्रू रिप्रेजेंट ट्रू, फॉल्स रिप्रेजेंट फॉल्स। ट्रू का मतलब मैं मान लेता हूँ 1 है, जीरो फॉल्स का मतलब मान लेता हूँ कि वो क्या है, 0 है। अगर मैं बूलियन के एरे में जो भी ऑपरेशन करता हूँ, अगर मैं बिट्स के एरे में वो ऑपरेशन को रेप्लिकेट कर पाया किसी तरीके से, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करने वाले हैं, ये काम हम ऐसे करने वाले हैं। देखो बूलियन के एरे के अंदर अगर मुझे किसी इंडेक्स, मुझे केथ इंडेक्स पे जाना है, तो उसके लिए मुझे एक आईडेक्स नाम के वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। मुझे किसी केथ इंडेक्स पे जाने के लिए एक आईडेक्स नाम का वेरिएबल चाहिए, ताकि वहाँ पे लिख पाऊँ मैं एरे ऑफ आईडीएक्स। इसी तरीके से इसके अंदर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना है, तो उसके लिए मुझे मास्क की ज़रूरत होती है। मैं इस वेरिएबल को मास्क बोल रहा हूँ। केथ इंडेक्स पे जाने के लिए मुझे मास्क चाहिए होता है, तो मास्क ऐसे बनाया जाता है।
ऐसे बनाने से होगा क्या, देखो 0 1 1 1 0 1 0 1 0। अब इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे जाना है ये वाला इंडेक्स चेक करना है, तो मुझे फिफ्थ इंडेक्स को चेक करना है, राइट। तो मैं 1 के पीछे ना 5 जीरो पेंड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, बाकी सारे ज़ीरो हैं। इन दोनों को करता हूँ एंड। एंड करने से क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर मेरा आंसर एक फाइनल ज़ीरो निकल कर आता है तो इसका मतलब ये वाला इंडेक्स कैसा था, ये वाला इंडेक्स मेरा फॉल्स था। ओके। अगर मान लो मुझे फोर्थ इंडेक्स को चेक करना है कि फोर्थ इंडेक्स पे ट्रू रखा है या फॉल्स रखा है, तो मुझे मास्क कैसा बनाना चाहिए, 1 0 0। फोर्थ इंडेक्स को चेक करना है ना, तो 1 के पीछे 4 जीरो अपेंड करो, यहाँ पे भी 4 जीरो अपेंड करा और दोनों को कर दो एंड। 0 0 0 0 1 0 0 0 0। अगर मेरी फाइनल वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो निकल कर आती है तो इसका मतलब फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू थी ना वो कैसी थी, वो ट्रू सेट थी। अगर एंड करने पर मुझे फाइनल आंसर ज़ीरो मिलता है, यानी कि वो वैल्यू कैसी होगी, वो वैल्यू पड़ी होगी वहाँ पर फॉल्स। अगर एंड करने पर मुझे फाइनल आंसर नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है, यानी कि वहाँ पे जो वैल्यू रखी थी वो थी ट्रू। तो इसका मतलब मुझे इफ एल्स चलाना आ गया। इफ एल्स हम ऐसे ही तो चलाते थे। अगर मैं यहाँ पर इफ लिखूँ, एरे ऑफ आई डी एक्स, अगर ट्रू है तो कुछ काम करेंगे, एल्स हम कुछ और काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इफ़ ये जो भी नंबर है ARR, इसको एंड करो मास्क के साथ। अगर मास्क के साथ एंड करने पर मुझे इक्वल इक्वल टू ज़ीरो मिलता है, यानी कि वो स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर मुझे नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिलता है या ज़ीरो से एक बड़ी वैल्यू मिलती है, तो स्टेटमेंट कैसे निकल कर आ गई, वो स्टेटमेंट निकल कर आ गई ट्रू। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, पता है क्यों लिखा है, ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बिट्स के अंदर रूल होता है, जो उसका सबसे पहला बिट होता है ना, अगर वन सेट है तो उसको कहते हैं साइन बिट। तो आंसर मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कभी भी यहाँ पे ना ग्रेटर देन जीरो का चेक नहीं लगाना चाहिए, हमें हमें नॉट इक्वल टू जीरो का चेक लगाना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो का चेक लगाएंगे तो अब माइट भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि कुछ सिनेरियो मेरा आंसर सही आए, कुछ सिनेरियो मेरा आंसर गलत आए, क्योंकि नंबर मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का तो बिट मास निकलता ही है। तो देखो ये नंबर आया। अब यहाँ पे दोबारा ये वाली इस बात को दोबारा समझते हैं। इसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर मुझे चेक करना है कि यार मेरा सेवन्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना वो ट्रू है या फॉल्स बता दो। तो मैं क्या करूँगा, मैं मास्क बनाऊंगा जिसमें मैं 1 के पीछे 7 जीरो पेंड कर दूंगा। इसको बनाया मास्क और दोनों को करा एंड। एंड करने पर मुझे क्या मिला, एंड करने पे मुझे नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू मिली है। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि सेवन्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी ना वो कैसी थी, वो थी एक ट्रू वैल्यू। अगर वहाँ पे ज़ीरो पड़ा होता, अब मैं इसको एंड करता, तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलता, ज़ीरो, यानी कि सेवन्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वो थी फॉल्स। चलो ये तो समझ में आ गया। अब ट्रू या फॉल्स कैसे सेट करें। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दूँ, एरे ऑफ आई डी एक्स इक्वल टू ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू सेट कर देता हूँ, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि अगर बूलियन के एरे में फोर्थ इंडेक्स पे ट्रू रखा है ना, तो उसको ट्रू ही रहने दो, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। बेसिकली ये स्टेटमेंट ऐसा बोल रही है, अगर कोई चीज़ ट्रू है ना तो उसको ट्रू रहने दो, अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। ये स्टेटमेंट ऐसा कुछ बोलती है। क्या ये काम मैं बूलियन के एरे में कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। देखो कैसे, जैसे कि मुझे सिक्स इंडेक्स पे ट्रू सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इसको कर दूंगा और करने से क्या होगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वन, ये ज़ीरो, ये वन, ये ज़ीरो, ये वन, ज़ीरो वन। तो सिक्स इंडेक्स पे ट्रू रखा हुआ था, आज भी ट्रू है। अगर मुझे उसको फॉल्स सेट करना है, अगर मान लो कहीं पे पहले से फॉल्स रखा हुआ है, जैसे कि सेवन्थ इंडेक्स की बात करते हैं, सेवन्थ इंडेक्स पे पहले से फॉल्स रखा हुआ था, तो मैंने क्या करा, मास्क बनाया सेवन्थ इंडेक्स के लिए, अब इसको करा तो और करने से क्या होगा, अब सेवन्थ इंडेक्स पे पहले फॉल्स था, अब वो ट्रू हो चुका है। इसका एक तरीका और हो सकता है, आप पहले वेरीफाई करो कि सेवन्थ इंडेक्स पे ना ट्रू है या फॉल्स। अगर मुझे पता है कि सेवन्थ इंडेक्स पे फॉल्स रखा हुआ है, अगर मैं जानता हूँ ये वाली बात, तो मुझे ना एग्जॉर कर देना चाहिए। एग्जॉर करने से फ़ायदा क्या होगा, पहले फिगर आउट करो कि सेवन्थ इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, पहले फिगर आउट करो।
अगर मैंने फिगर आउट कर लिया है अच्छे तरीके से कि सेवन्थ इंडेक्स के ऊपर फॉल्स रखा है, तो एक्सॉर करने से होगा क्या, जीरो जीरो का एक्सॉर जीरो होता है, जीरो वन का एक्सॉर वन होगा, वन जीरो का एक्सॉर वन होगा, जीरो जीरो का एक्सॉर जीरो, वन जीरो का एक्सॉर वन, जीरो जीरो का एक्सॉर जीरो, वन जीरो का एक्सॉर वन, सेम आंसर आएगा। बट ऐसा क्यों बोला कि उसको वेरीफाई करना चाहिए? अगर मान लो मुझे पहले से ही पता है कि सेवन्थ इंडेक्स पे ट्रू रखा हुआ है, अगर मैंने अब एग्जोर करा ना, तो सेवन्थ इंडेक्स पे वैल्यू जीरो सेट हो जाएगी। तो अगर वहाँ पे चीज़ पहले से ही फॉल्स पड़ी है तो एग्जोर करने का मतलब समझ में आता है, बट अगर वो पहले से ही ट्रू है तो एग्जोर मत करना। अब यही चीज़ फॉल्स सेट करने में भी यूज़ हो सकती है। तो ट्रू या फॉल्स के लिए ना सिंपल सा काम हो गया, ये सिंपल सा काम क्या करना है मुझे, ARR को एग्जोर कर देना है किसके साथ, मास के साथ। और अगर मुझे एरे ऑफ IDX के ऊपर किसी चीज़ को फॉल्स सेट करना है तो भी सेम काम करो। बस फ़र्क इतना है, अगर आप फॉल्स सेट करने के लिए जा रहे हो ना, पहले चेक करो कि वहाँ पे ट्रू होना चाहिए। जैसे कि मुझे सेवन्थ इंडेक्स पे अब मैं एग्जॉर करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये नंबर जीरो बन जाएगा और बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रह जाएगी, क्योंकि चीज़ पहले से ट्रू थी अब वो फॉल्स सेट हो गई। बट अगर चीज़ पहले से ही फॉल्स है, अगर मैंने अब एग्जॉर करा तो वहाँ पे वो ट्रू सेट हो जाएगा। तो अगर चीज़ पहले से फॉल्स है तो एग्जॉर नहीं करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमने बूलियन के ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन बिट्स वाले एरे के अंदर रेप्लिकेट कर दिए हैं। तो मैं बिट्स का एरे यूज़ कर सकता हूँ, अब तो सिंपल हो गया। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना है, अब क्योंकि जो नंबर है ना इसके अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखने के लिए मैं हर बार अपना एक मास्क बनाऊंगा। मास्क हो जाएगा मेरे लिए वन लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट आई, और यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। अब इफ़ ये जो अरेंजमेंट दे रखी है मुझे, अरेंजमेंट को एंड करा मैंने मास्क के साथ, अगर मास्क के साथ अरेंजमेंट को एंड करने पर मुझे अगर इक्वल इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू निकल कर आती है, यानी कि वहाँ पर वो पर्सन कैसा पर्सन है, एक बैड पर्सन है। अगर वो पहले से ही बैड पर्सन है तो उसके डिसीजन को आगे कंक्लूड करके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो उसके डिसीजन को मैं आगे कंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो वाला पर्सन एक बैड पर्सन निकल कर आता है, उसके डिसीजन को आगे कंक्लूड ही मत करो, यानी कि वहाँ पे जाकर उसे क्या कर लो, कॉन्टिन्यू कर लो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वाला जो पर्सन है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक गुड पर्सन है, क्योंकि मेरे को हमेशा फ़ायदा किस में मिलने वाला है कि जब भी मैं एज्यूम करके चलूँगा ना कि वो पर्सन गुड पर्सन है, मुझे हमेशा उसी में मैक्सिमम आंसर मिलने वाला है, हमेशा मुझे उसी के अंदर करेक्ट आंसर मिलेगा। यानी कि जो भी अरेंजमेंट मैं मान रहा हूँ, जो भी अरेंजमेंट मैं लेके चल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि यार ये वाला पर्सन, ये अरेंजमेंट सही है और इस अरेंजमेंट के अंदर मैं खुद को गुड मान रहा हूँ, मैंने मैं खुद को गुड पर्सन मान रहा हूँ, उसी को मैं वेरीफाई करने जाऊँगा, तो उसी के अंदर मुझे मैक्सिमम गुड पर्सन मिलने की प्रॉबिलिटी होगी। ठीक है, मैं जे इक्वल टू जीरो पे जाता हूँ, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर आएंगे, अब क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ जो भी मेरी रिप्रेजेंटेशन थी, ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जैसे कि मैंने मान लिया कि टू वाला पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई टू वाला पर्सन तो गुड पर्सन है ही। अब स्टेटमेंट के थ्रू वेरीफाई करो कि अगर मैं टू वाले पर्सन को गुड पर्सन मानता हूँ तो कितने ऐसे लोग हैं जो गुड पर्सन निकल कर आते हैं। तो इसके लिए मुझे स्टेटमेंट में वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब स्टेटमेंट के अंदर वेरीफाई करने का मतलब है कि मैं ऐसा मान लिया कि टू वाला पर्सन गुड पर्सन है, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट के अंदर अगर आई जे के ऊपर वैल्यू टू रखी है तो कुछ नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ कंक्लूड कर ही नहीं सकता। कंटिन्यू कर लो, फिर इफ एल्सिफ लगा लेते हैं, या इफ़ ही लगा लो, फ़र्क तो पड़ता नहीं, अगर इफ़ चलेगा तो एल्सिफ तो चलेगा ही नहीं, सेम ही बात होती है। लैडर का मतलब ये होता है कि भाई अगर इफ़ चला है, अगर इफ़ नहीं चला तो एल्सिफ चलाओ। ठीक, तो अगर यहाँ पे इफ़ चल गया तो नीचे तो कुछ चलने से रहा, क्योंकि कंटिन्यू तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ लगा कर आते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इधर मैं मान रहा हूँ जे वाले पर्सन की बात करने वाले हैं ना, इसको मैं ऐसे देखूंगा, अरेंजमेंट का एंड करा मैंने मास्क के साथ, अरेंजमेंट का मास्क के साथ एंड नहीं करेंगे, इसका एंड करेंगे वन लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट जे के साथ। और अगर ये निकल कर आया नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि देखो मैंने टू वाले पर्सन को गुड पर्सन माना था, और मैं सबसे पहले चेक करता हूँ
जीरो वाले पर्सन के लिए। अगर ये जीरो वाला पर्सन भी गुड पर्सन निकल कर आता है तो अब किस में चेक करना चाहिए मुझे? अब मुझे चेक करना चाहिए अपने स्टेटमेंट के अंदर कि टू वाले पर्सन ने वन वाले पर्सन के लिए क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है। यानी कि मुझे अब स्टेटमेंट में जाना चाहिए और वहाँ पे जाके इस चीज़ को वेरीफाई करना होगा। स्टेटमेंट के अंदर टू वाले पर्सन ने जे वाले पर्सन के लिए जो स्टेटमेंट दी है, अगर वो स्टेटमेंट इक्वल टू ज़ीरो निकल कर आती है, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ मेरी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वन वाला पर्सन इज़ अ गुड पर्सन। जो अरेंजमेंट मैंने एज्यूम करी थी वो अरेंजमेंट ये कहती है कि टू पर्सन भी गुड है और वन पर्सन भी गुड है। टू पर्सन को तो गुड माना ही था मैंने, और वन वाला पर्सन, जीरो वाला पर्सन भी क्या निकल कर आ रहा है मेरे लिए? गुड निकल कर आ रहा है। बट जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वन वाला जो जीरो वाला पर्सन जो है, वो जीरो वाला पर्सन जो है वो कैसा निकल कर आया है? एक बैड पर्सन निकल कर आया। तो मेरी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मुझे यहीं से क्या कर जाना चाहिए? यहीं से मुझे चल यहाँ यहीं से मुझे बैक कर जाना चाहिए, रिटर्न कर जाना चाहिए यहीं से। तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न कर जाओ यहीं से क्योंकि अरेंजमेंट ही गलत है। रिटर्न -1। बट एक तरीका और भी तो हो सकता है इसके अलावा। एक ब्रैकेट और लगाएंगे हम, और रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा ब्रैकेट क्यों लगाया है, मतलब दूसरी अरेंजमेंट क्या बन सकती है ये देखते हैं। अब मान लो जे की वैल्यू, आई की वैल्यू अभी भी 2 है और जे की वैल्यू 1 है। तो मैंने सबसे पहले वन वाले पर्सन को क्या देखा मैंने, और वन वाला पर्सन इज़ अ बैड पर्सन। यानी मेरी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वन वाला पर्सन एक बैड पर्सन निकल कर आता है। मैं बोलता हूँ ठीक है। फिर टू वाले पर्सन ने वन वाले पर्सन के लिए क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड करी है? अगर मेरे स्टेटमेंट वाले मैट्रिक्स के अंदर वन वाले पर्सन के लिए स्टेटमेंट मिलती है कि वो एक गुड पर्सन है, मैं मान रहा हूँ कि वन वाला पर्सन इज़ अ बैड पर्सन, और मेरे स्टेटमेंट वाले मैट्रिक्स के अंदर वन वाले पर्सन को गुड पर्सन माना जा रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वन वाले पर्सन को अगर वहाँ पे गुड पर्सन माना गया है और मैं उसको बैड पर्सन मान रहा हूँ, तो ये वाली बात भी मेरी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मतलब कि मेरी स्टेटमेंट वाली बात और जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ वो दोनों आपस में कंसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब आपस में वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। इस सिनेरियो में भी हम क्या रिटर्न कर लेंगे यहाँ से? इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ से रिटर्न कर लेंगे -1। ये दो बातें हो गई, इन दोनों बातों में -1 रिटर्न करा, और सही होने पे यहाँ से रिटर्न कर लेंगे हम काउंट। अब एक काउंट हम इंक्रीज कब करेंगे ये देखते हैं। ये काउंट हम इंक्रीज कब करेंगे? जब भी मैं इस कॉन्टिन्यू से नीचे आता हूँ ना, मैं जब भी इस कॉन्टिन्यू से नीचे आता हूँ तब मैं क्या करूँगा? अपने काउंट को इंक्रीज करूँगा। कॉन्टिन्यू से नीचे आने पे इंक्रीज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कुछ भी आएगी, 0 1 1 1 0 0 1। जैसे कि अगर आई की वैल्यू 2 है, 0 1 2 3 4 5 6, तो मैंने टू वाले पर्सन को गुड पर्सन माना था, तभी तो मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यू पे फंसा नहीं था, मैं कॉन्टिन्यू से नीचे आ गया था। तो इसको मैंने गुड पर्सन माना है, इसलिए मैंने काउंट को प्लस प्लस करा। और अगर ये वाली इस पर्सन को गुड मानने पर मेरी काउंट की जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको आगे रिटर्न कर दूंगा, देखूंगा कि मेरा मैक्सिमम आंसर अब कितना निकल कर आता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गई। फिर मैं यहाँ पे 3 वाले पर्सन गुड पर्सन मान के देखूंगा कि मेरा आंसर कितना निकल कर आता है। फिर मैं 5 वाले पर्सन गुड मान के देखूंगा, फिर देखूंगा मेरा आंसर कितना निकल कर आता है। और ऐसा मैं हर एक अरेंजमेंट के लिए कर लूँगा। अगर सभी अरेंजमेंट के अंदर बात अगर सही से निकल कर आ जाती है, तो इन सारे अरेंजमेंट में से जो भी अरेंजमेंट मुझे मैक्सिमम आंसर निकाल के देगा वही मेरा जवाब होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया है, अगर आपको वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।